अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है। इस्तकबाल है, प्रोग्राम है व्यू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुकूमती निज़ाम के हवाले से एक अजीब और मुनफरिद रिवायात पर। जम्मू कश्मीर में तौसियात, इजाफी चार्जेस, अबूरी जिम्मेदारियों का निज़ाम, हुकूमती महकमों की कारकर्दगी और अवामी मसाइल पर असरात। रिटायरमेंट के बाद अफसरान को तवसी, इजाफी चार्जर्स का बढ़ता रुझान, खाली ओहदे और अबूरी निज़ाम अवामी मुश्किलात में इजाफा जो कर रहे हैं। क्या खाली ओहदे भरने में नाकामी और तौसियात का निज़ाम नए अफराद के मौके ख़त्म कर रहा है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर में हुकूमती निज़ाम के हवाले से एक मुनफरिद और अजीब रिवायत देखने को मिल रही है, जहां रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजमीन को तौसियात यानी कि एक्सटेंशन दी जाती है और मुख्तलिफ महकमों में अफसरान को इजाफी चार्जेस या एडिशनल चार्जेस दी जाती हैं। ये निज़ाम न सिर्फ महकमों की कारकर्दगी को मुतासिर कर रहा है बल्कि अवाम के मसाइल में भी इजाफे का सबब बन रहा है। मिसाल के तौर पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हालत यह है कि हालिया दिनों में कई सीनियर इंजीनियर्स की रिटायरमेंट के बाद अबूरी चार्जेस के जरिए महकमों को चलाया जा रहा है, जबकि कई सारे इंजीनियर्स को एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं, जिसकी वजह से मंसूबों में ताखीर और दीगर इंतजामी मसाइल पैदा हो रहे हैं। आम लोग इसका शिकार बन रहे हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर की सूरत हाल भी मजीद खराब है, जहां एसीज और एग्जन्स के ओहदे खाली पड़े हैं। इस खला ने रोजमर्रा के कामों और तरक्याती मंसूबों पर बुरी तरह असर डाला है। तालीमी महकमे भी इस रिवायात से मुस्तस्ना नहीं है। रवां साल प्रोफेसर शकील अहमद रमशू को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइस चांसलर मजीद 2 साल के लिए मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई को स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर के तौर पर तोसी दी गई है। प्रोफेसर उमेश राय को जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर 3 साल के लिए दोबारा मुकर्रर किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में माहिर तालीम में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि वाइस चांसलर के दफ्तर ने अभी तक एक नए वाइस चांसलर की तलाश के लिए सर्च कमेटी तश्कील नहीं दी है। हालांकि मौजूदा वाइस चांसलर 65 साल की उम्र की हद अबूर कर चुके हैं और उनकी मुद्दत मुलाजमत बमुश्किल 1 माह के बाद खत्म हो रही है। इसी तरह कई सरकारी महकमे ऐसे हैं जहां अफसरान को या तो इजाफी चार्जेस दिए गए हैं या उनके ओहदे की मुद्दत में तोसी की गई है या दीगर गैर मयारी इंतजामी इकदाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दिसंबर 2024 में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोबारा मुलाजमत, तवसी, इजाफी चार्जेस और अटैचमेंट के निज़ाम पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत दी। ये फैसला सिविल सेक्रेटरीट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेने के मुनाकिदा एक आला सतही इजलास के दौरान किया गया। ये सूरत हाल या ये जो ट्रेंड है कई सवालात को जन्म देती है। क्या ये निज़ाम अहलियत और कारकर्दगी को नजरअंदाज करते हुए पुराने अफसरान पर इन्हिसार कर रहा है? क्या ये खाली ओहदों को बर वक्त पुर करने में नाकामी का मुज़हिर है? इस निज़ाम का बराह रास्त या बिलवास्ता असर अवाम पर पड़ रहा है, जो नाक़िस हुकूमत कारकर्दगी के बाइस शदीद मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, इस अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त हिलाल गिलकार साहब, जो कि फॉर्मर HOD डाइट हैं और फॉर्मर OSD डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है। रिजवान गिलानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और हुकूमत की नाकामियों पर ज़्यादातर लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, रिजवान गिलानी साहब, आपके वक्त का हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं गिलकार साहब आपके पास आऊँगा। हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं, और ये जो एक ट्रेंड यहाँ पे बन गया है जम्मू कश्मीर में कि ऑफिशल्स को इजाफी चार्जेस देना या उनको एक्सटेंशन देना या जो इंटर्न चार्जेस देना, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ये बताएं कि जरूरत क्या पड़ती है सरकार को कि एडिशनल चार्जेस देना, एक्सटेंशन देना। एक दूसरा आपसे जानना चाहेंगे इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या सरकार को इसके कुछ मेरिट्स नजर आते हैं, वो भी बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि इसके डिमेरिट्स और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट क्या है जब आप एक्सटेंशन देते हैं, एडिशनल चार्जेस देते हैं। नजीर साहब, हिलाल साहब। हाँ, पहला ये उनके एक्सटेंशन को आप देखें, चाहे स्पोर्ट्स को भी आप देखें एक्सटेंशन, स्पेशली जो गेस्ट पोस्ट हो, जो भी गेस्ट पोस्ट होता है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक बाउंड्री टाइट की होती है कि इस बंदे को ये काम करना।
मान लीजिए कोई ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या कोई ब्लॉक ऑफिसर, तो उसका एक बाउंड्री है, या कोई जोनल एजुकेशन ऑफिसर, उसकी एक बाउंड्री है, उसमें कितने उसके मुलाजिम हैं, उसकी कैपेसिटी को जान के गवर्नमेंट ने उसको वहां पे तैनात किया। राइट, तो राइट, उनका वर्क कल्चर जो 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक खत्म होता है, उसमें उसको ऑलरेडी गाइडलाइंस दी होती है कि आपको क्या क्या करना है। जब आपको इसको एक्सटेंशन देते हैं 2 और जूनों का, जी, तो इसका मतलब है कि ये जो अपना जून है, इसका इसको 33% मिलता है, और 66% 2 और जूनों को चलाने के लिए मिलता है। मुझे बताइए वो कहाँ से इंसाफ करेगा? उसके ऑलरेडी, अगर मान लीजिए उसके पास 100 बंदे हैं जिनको उसको लुक आफ्टर करना है, उनके काम को लुक आफ्टर करना है, उनके अपने मसाइल को देखना है कि किसी का मान लीजिए रिटायरमेंट हो रहा है, उसका वो तमाम चीजें करनी होती है, किसी का जीपी फंड होता है, किसी सही, की ये होती है टाइम बाउंड प्रमोशन होती है, वो केसेस होते हैं, बहुत सारे मसाइल दफ्तरों में होते रहते हैं। तो उनको वो कैसे डील करेगा जब ऑलरेडी उसके पास 100 का जी, जी। नज़ीर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रिजवान गिलानी साहब, ज़रा आप थोड़ा सा इस पे अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ये जो ट्रेंड बन गया है एडिशनल चार्जेस, एक्सटेंशन सरकारी महकमों के अंदर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं रिजवान गिलानी साहब, और साथ साथ ये बताएं कि जो मैंने नज़ीर साहब से भी कहा था कि हुकूमत या सरकार को क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक्सटेंशन में एक्सटेंशन देना, एडिशनल चार्जेस देना, इंटरम चार्जेस देना। एक दूसरा ये बताएं कि आप इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं, खासकर डिपार्टमेंट के जो अफेयर्स हैं उस पर भी, और आम पब्लिक जो है उनके ऊपर क्या असरात इसके आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि हम मौजूद पे आज बात करने के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इंटरिम अरेंजमेंट्स और री एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपने इस प्रोग्राम के आगाज में कहा कि आपने वाइस चांसलर्स का नाम लिया जिनको 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया, किसी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया, किसी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया। ये बहुत बैड प्रैक्टिस है। इवन कि ये एक्सटेंशन, इनमें से कुछ एक्सटेंशन तब मिले जबकि हमारे यहाँ पे सामने इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिन्होंने एक ऐलान किया था। उन्होंने 2 मेजर डिसीजन लिए थे हुकूमत बनने के बाद। एक तो उन्होंने नवंबर सेशन रिस्टोर किया था, और उसके साथ दूसरा डायरेक्शन ये दिया था सीएम साहब ने कि री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन एम्प्लॉयज को, ऑफिसर्स को ना मिले। लेकिन उनके कुछ दिन बाद ही आपने वो नाम यहाँ पे मिस किया जब आपने बोला हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन परीक्षित मनहास को एक्सटेंशन मिला था जब तक नया वीसी, ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपॉइंट होगा। शायद अगर उन्होंने वो एंटी स्टूडेंट पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की होती उस टाइम पे जब एग्जाम कंडक्ट होने वाले थे, शायद वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे होते एज चेयरमैन। लेकिन शायद गवर्नमेंट फेस्ड ना वो अपोजिशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, क्योंकि वो चेयरमैन जो था यहाँ पे उसने बहुत ही एंटी स्टूडेंट पॉलिसी यहाँ पे इख्तियार की थी, जो बच्चों को रोल नंबर स्लिप डिनाई किए थे। तो फिर शायद एजुकेशन मिनिस्टर ने उसमें कुछ इंटरवेंशन करके, उसके बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी अभी भी मतलब टेनवर तो उनका फरवरी में खत्म हुआ, लेकिन तब से लेके अभी तक, आज अप्रैल एंडिंग है, अभी भी वो इंटरिम अरेंजमेंट पे भी चल रहा है। इस टाइम वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट के शांतमनु जी, वो चार्ज लिए हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि चेयरमैन परीक्षित मनहास का टेन्योर कब खत्म हो रहा है, कब हमें सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए और कब तक नया चेयरमैन आना चाहिए। आप देखिए, जब इस सरबराह नहीं होता है, जब हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता है, माना कि सेक्रेटरी साहब है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, लेकिन सेक्रेटरी साहब को भी कुछ चीजें चेयरमैन से पूछ के करनी पड़ती है। कल आपने खुद देखा होगा, किसी ने कहा बोर्ड का रिजल्ट वो प्रैंक था, किसी ने कहा वेबसाइट हैक हुई, क्योंकि मतलब जब हेड ऑफ द फैमिली है ही नहीं। एक एग्जांपल, और दूसरी एग्जांपल आपने कही कश्मीर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की। आप मुझे बताइए, देखिए मतलब एक्सटेंशन देना क्यों? आप अभी गिलकार साहब को कह रहे थे कि इसमें गवर्नमेंट को क्या मेरिट्स नजर आ रहे हैं। इसमें मेरिट्स कुछ नहीं है जनाब। मेरिट्स ये है कि उस इंडिविजुअल को फेवर मिलता है और कुछ नहीं, और इसके आगे उसका कोई मेरिट नहीं है। अगर वाइस चांसलर साहब, यहाँ आप मुझे बताए, रामशु साहब, ही इज अ वंडरफुल एकेडमिशियन, वंडरफुल जियोलॉजिस्ट, वंडरफुल साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट वीसी के बगैर भी रहेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो वीसी आईयूएसटी से की पोजीशन से हट के वो साइंटिस्ट नहीं रहेंगे, वो काबिल नहीं रहेंगे, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। वो कर पाएंगे। ये एक मिथ बना हुआ है कि बस इसमें जो इनके अपने फेवरेट्स होते हैं या इनके अपने कुछ पर्सनल इंटेंशंस होते हैं, उनको लेके ऑफिसर्स को एक्सटेंशन मिलता है। काबिल तो हर कोई होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब
जी जी। नज़ीर साहब, जिस तरह से हमने आपसे गुफ्तगू में कहा था हिलाल गिलकार साहब कि आप इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स किस तरह देखते हैं और क्या ज़रूरत आप समझते हैं कि एक्सटेंशन देना, एडिशनल चार्जेस देना, और इस सारी चीज़ों को लेके आप इसके असरात क्या देखते हैं? थोड़ा सा आपने इस पे गुफ्तगू शुरू की थी, चूँकि आपकी कॉल ड्रॉप हुई थी जी, उसको कंटिन्यू करिएगा। हाँ, देखिए, अगर इसमें आप मेरिट ढूंढते हैं, इसमें कोई मेरिट नहीं, सिर्फ डिमेरिट एंड डिमेरिट। पहला डिमेरिट ये है कि आप टीम पे काम कर रहे हैं, आप किसी को एक्सटेंशन दे रहे हो, उसको इसलिए एक्सटेंशन दे रहे हो कि उसने अपने लेवल का जो उसका टेन्योर था उसने अपना खत्म किया, उसको आप एक्सटेंशन इसलिए दे रहे हो कि अब उसकी एज पर द चेयर उसका जो टाइम था वो खत्म हो गया था। चेयर ने पहले ही डिसाइड किया था कि इसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो उसकी यादाश्त का जो जरिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ कम होने लगता है। इससे क्या होता है कि जो बंदे, क्योंकि आफ्टर आप जानते हो कि बहुत सारे ये जो बीमारियां होती हैं वो आदमी को दस्तक देते हैं। किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी का ये डायबिटिक हो जाता है, कोई और बीमारी होती है, या कोई डिमेंशिया में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो खत्म हो जाती है। आप एक्सटेंशन दे दीजिए, उसको पता नहीं है मैंने किस कागज को कल दस्तखत किया तो आज किसको करना है, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी एज तो चली गई, मेरी तो 60 साल थी, अब मैं 62 साल 64 साल अब भी काम कर रहा हूँ, मेरी याददाश्त कब तक रहेगी? एक तो ये। जब आप एडिशनल चार्ज की बात कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि एक आदमी जिसको 100 बंदों को देखना पड़ता है, वो अब 400 बंदों को देख रहा है, उसकी कितनी याददाश्त रहेगी और कितने का वो मसला हल करेगा? इसमें ये हो जाता है कि मान लीजिए मैंने 3 घंटे अपने ऑफिस में काम किया और 3 घंटे में कहीं और जाना चाहता हूँ, कोई और 2 घंटे कहीं और मुझे बिताने हैं, तो उसका जो ये होता है कि मैंने वहां पे किसको दस्तखत किए मुझे याद ही नहीं रहा। दूसरा ऑफिस में उन्होंने मुझे कोई और फाइल दे दी, मुझे याद भी नहीं रहा क्या कोड फॉर्मेट कंप्लीट हुई, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैंने इसको दस्तखत किए। तो आप देख लीजिए जहां पे इंचार्ज का जो सिस्टम रहा है उसमें ज्यादा एम्बिजलमेंट हुई है और उसमें ज्यादा एंटी करप्शन का जो हाथ है काफी ज्यादा है, और वो यकीनन मिल रहा है कि उसकी वजह से जो उसका वर्कलोड काफी ज्यादा था उसकी वजह से उसने कोई गलती की है, न कि उसका कोई अपना इंटेंशन था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब आप ये चीजें कर रहे हो तो आप एक यूथ को रोक रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। मान लीजिए ऊपर से कोई पोस्ट खाली होता है, नेचुरली वहां से प्रमोशन होके होके नीचे कोई पोस्ट खाली हो जाएगा, जो चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का पोस्ट खाली हो जाए, चाहे वो ये जो हमारा जो दूसरा इदारा है तो उसका पोस्ट खाली हो रहा है, वहां से एडवर्टीज मिल जाते हैं, तो वो बंदे जो आजकल बैठे हैं हाईली क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी मिल जाती, लेकिन आपने उनके लिए ब्लॉकेज रखा है। आप यही काम करते हो, आप मान लीजिए कोई सिपाह है वो पिकट ए पे काम कर रहा है और आप उससे कहते हैं कि पिकट बी का भी आप ख्याल रखें और पिकट सी का भी आप ख्याल रखें। इसका मतलब है कि उसकी जो आप जान जोखिम में डाल रहे हो, इसलिए क्योंकि वो अपनी पिकट का भी नहीं ख्याल कर रहा है, दूसरे और तीसरी की तो बात तो ही। तो ये वही चीजें हैं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। आप देख लेना कि जो ही ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, इस पे बैन लग जाएगी, फिर आप एक सर्वे कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए कि किसी को आपको फंसाना है। आप देख लीजिए कि इस डिपार्टमेंट जहां पे आपने एक्सटेंशन दे दिया, जहां आपने ये जो एडिशनल चार्ज का दे दिया, फिर आपका सर्वे आ जाएगा सामने, वो आपको खुद दिखाएगा कि अगर सिंगल बंदा था तो गलतियां कितनी हुई, जब इसी बंदे को आपने 4 चार्जेस दे दिए तो फिर कितनी गलतियां होगी, तो वो आपको स्टडी खुद मिल जाएगी। कीजिए एक स्टडी, आपको खुद मिल जाएगा कि ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है। और दूसरा, आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं उन बच्चों के लिए जो खाली क्वालिफाइड है, पीएचडी करके है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन आपने रास्ता बंद करके रखा है क्योंकि हमें एक्सटेंशन देना है, हमें एडिशनल चार्जेस देने हैं और बाकी जो आप अभी कह रहे थे वो हो रहा है।
आप देख लीजिए कितने इंजीनियर्स जिन्होंने बीई किया है, जिन्होंने आईआईटी से भी किया है, वो तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो जी। फायदा क्या है? उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो आपका 30 साल का बंदा है, इसके पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास है। उसको आप कह रहे हैं कि आप घर में बैठो। हाँ, ये लोग अगर काबिल है, साइंटिस्ट है, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट से, उसमें एज ए कंसल्टेंट काम कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई दखल नहीं होना चाहिए। हिलाल ये साहब, मेरी अब अपनी ये जो यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है, जब जिस तरह से आपने इसके जो इम्पैक्ट्स बताएं या जो आपने इसके डिमेरिट्स हम बताएंगे, जिस तरह से आपने इसको बड़ी तफसीलन बता दिया, लेकिन अब ये एक सवाल पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के बीच में जब एक ऑफिसर के पास 3-3 चार्जेस है, या किसी ऑफिशियल के पास, सपोज हमारे पास एक पटवारी होता है, उसको 3 इलाके दिए जाते हैं, बीडीओ उसके पास 3-4 इलाके दिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले जब मैं देख रहा था, उनकी एक के पास 4-4 5-5 जो है चार्जेस थे। लेकिन क्या इतने चार्जेस होने के बीच में या एक्सटेंशन देने के बीच में कोई मौसर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है? अगर है तो वो किस तरह से कारआमद है? देखिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऑलरेडी उन्होंने नोटिफाई किया है कि किस डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट होने चाहिए, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी से लेके चपरासी तक, उन्होंने एक प्रोफाइल बनाया होता है जो कि एक जॉब प्रोफाइल होता है। जी तो जॉब प्रोफाइल होता है कि हर एक को क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं। जी। इसीलिए ये डिले हो रहा है कि आप एक सेक्रेटरी के पास 4 पोस्ट रखते हैं, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कब बिठाएगा, वो किस बंदे को प्रमोशन दे देगा, कब दे देगा। तो अगर अपने डिपार्टमेंट का उसमें एक कैलेंडर होना चाहिए, क्लियर कट कैलेंडर होना चाहिए कि 6 महीने के बाद मुझे इतने ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं इन पोस्टों के लिए। इसकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन आपको पहले 2 महीने पहले ही करनी है। जो ही वो हो जाएंगे, उनकी पोस्टिंग अगेंस्ट करके रखनी है कि एज एंड व्हेन फलानी इज रिटायरिंग ऑन दिस, ही विल टेक द चार्ज फ्रॉम फलानी, तो फलानी जगह पे ये होगा। तो इससे आपका ये जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सबका सब ठीक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक ड्राफ्ट 6 महीने के पहले आ जाएगा जिसपे एक एक्सरसाइज की होगी हर एक ने, तो उसमें आपका ये 90% हो जाएगा। हाँ, हो सकता है 5-10% ऐसे हो सकते हैं कि कहीं पे कोई खामी हो, लेकिन 10% से कोई मसला नहीं हो जाएगा। लेकिन 90% अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रही है, आपके राइट टाइम पे प्रमोशंस हो रहे हैं, राइट टाइम पे आपके ऑफिसर साइड पोस्ट पे आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रही है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, तब गवर्नमेंट कर लेती है स्टार्ट प्रोसेस कि कितने हो गए रिटायर, अब हमें पता है वो लिस्ट कितना है, तब जाके वो 3-4 महीने वो लगाती है, फिर 4-5-7 महीने के बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन बैठती है, फिर वो करती है किनको करना है किन, और जो अब प्रमोट हो रहा है उसके 2 महीने हैं, उसका 1 महीना है, जबकि उसको अगर वक्त पे हो जाता उसको 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल मिल जाते। लेकिन कुछ नहीं मिलता है, 1 महीना मिलता है, और उसमें एक महीने में वो अपने कागजात फाइल कर लेता है कि मुझे अब रिटायरमेंट जानी है, मुझे और भी कागजात बनाने हैं, तो वो उसमें लग जाता है। तो दफ्तर का हाल ही आप जानते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। जी जी। गिलकार साहब, जिस तरह से जी रिजवान गिलानी साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इसका जो इम्पैक्ट है, खासकर जो एडिशनल चार्जेस देना है, एक्सटेंशन बढ़ा देना है, और आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि इसमें एक फेवरेटिज्म का एक फैक्टर भी इसमें है, लेकिन जिस तरह से गिलकार साहब ने इसके डिमेरिट्स पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन मेरा भी वही सवाल आपसे रहेगा जो मैंने गिलकार साहब से पूछा था कि जब आप एक्सटेंशन देते हैं, एडिशनल चार्जेस देते हैं, एक ये बताइएगा कि क्या इसमें उस ऑफिशियल की विलिंग होती है कि वो अपना असल रसूख हायर ऑफिशियल्स के साथ कहीं पे एज करके हासिल करता है ये एडिशनल चार्ज या एक्सटेंशन? दूसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी का मौसर निज़ाम कोई मौजूद है, और किस तरह से हम अपने इदारों को, जब एक ऑफिसर के पास 5-5, 4-4 या 3-3 चार्जेस हैं, तो ये उम्मीद रखेंगे कि यहाँ एहतिसाब होगा, यहाँ ऑडिट होगा, यहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ सारा निज़ाम जो है वो शफाफियत के साथ चलेगा। जी इमरान साहब, अगर मैं एडिशनल चार्ज की बात करूं, उसमें हाँ, ये नहीं कहता कि क्या चार्ज को लेके होती है या नहीं होती है, दैट डिपेंड्स कि एडिशनल किस चीजों में किया जाता है,
पोजीशन का है, तो एक पॉइंट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन एंड री एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली दैट इज गिवन टू द फेवरेट वंस। और आप देखिए गवर्नमेंट उस एक्सटेंशन को भी इतनी मतलब बुरी तरह वो प्रोसेस करता है। आप देखिए इस टाइम हमारा प्राइम केस हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, राइट। एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस या बाकी इश्यूज पे नहीं जाएंगे, लेकिन पॉइंट है अगर उसको एक्सटेंशन देना है या अगर उसको री एम्प्लॉय करना है, दैट शुड बी डिसाइडेड मतलब एट अ प्रॉपर टाइम। मतलब आप समझे कल को अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिला और उसके बाद नई सर्च कमेटी बनेगी और उस सर्च कमेटी के साथ फिर देखिए वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा। बोर्ड का चेयरमैन बनना है, आप देखिए कितने महीने हो गए अभी तक नहीं बना है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वाइस चांसलर बनने अपॉइंट होने में कितना टाइम लगेगा। और उसके साथ आजकल आयरनी ये है कि ये बोर्ड ऑफ चेयरमैन, स्कूल एजुकेशन या वाइस चांसलर, ये दोनों ये जो है पोजीशंस ये एकेडमिक पोजीशंस हैं, लेकिन एकेडमिक से ज्यादा पॉलिटिकल पोजीशंस बने हैं, इसका ज्यादा रसूख उसकी अपॉइंटमेंट। तो यही मैं अगर मैं रेफरेंस दूं कश्मीर यूनिवर्सिटी की कि अगर एक्सटेंशन दे, आप देखिए इस टाइम फेक एंड चल रहा है वीसी मैम का वहां पे। आइडियली मुझे याद, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे हमने वैसे भी वाइस चांसलर देखे। जब मुश्ताक सिद्दीकी साहब वाइस चांसलर IUST थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहां पे, लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जब उनके 6 महीने 5 महीने रहे, उन्होंने यहीं से ही चांसलर को लेटर लिखी कि माय टेन्योर इज एंडिंग आफ्टर 4 or 5 months, सो प्लीज क्या मुझे एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर एक्सटेंशन देना है देन आई कैन इनिशिएट सम न्यू डिसीजंस, अगर नहीं देन आई विल स्टॉप। आप देखिए कंपेयर टू दैट, आप देखिए आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट चल रही है, जबकि 20 दिन की 25 दिन बचे हैं और टेन्योर खत्म होने को। 65 ईयर तो ऑलरेडी वो एज बार क्रॉस कर चुके हैं। आप देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि वीसी मैम या एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंशंस गलत होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि पब्लिक परसेप्शन क्या पड़ता है। जाते जाते इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट करना, असिस्टेंट प्रोफेसर को लगाना, लोग तो उंगली उठाएंगे। जी जी सही बात है। ये जो रिजवान साहब आपने मुख्तलिफ इम्प्लिकेशंस पे आपने जो है गुफ्तगू की है, चूंकि आपने इसमें कहा, एक अच्छी बात आपने इसमें छेड़ी है कि वो कि इसमें सियासी असर रसूख भी शायद कहीं ना कहीं चलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आपने आगाज में कहा था कि उमर साहब ने जब ओहदा संभाला बतौर वज़ीर आला, उसके बाद उन्होंने एक GAD की मीटिंग ली और उसमें क्लियर कट हिदायत दी गई कि नहीं जी अब एक्सटेंशन, री एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे उन्होंने पाबंदी आयद की थी, लेकिन वो कितना मुअस्सर साबित हो रहा है जहां तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है? जी आप देखिए, पहले तो भी हम कहेंगे अगर होम डिपार्टमेंट से एजुकेशन तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर ही है, तो आप देखिए वाइस चांसलर को एम्प्लॉयमेंट किया गया, वाइस चांसलर को एक्सटेंशन दिया गया, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इंटीरियम अरेंजमेंट चल रहा है, और हाल टूरिज्म में एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होगी, उसका भी एक्सटेंशन मिला, वो तो उनके अपने डिपार्टमेंट है। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजन। वेरी ट्रू। जी जी, गिलकार साहब से मैं जानना चाहूंगा, चूंकि जिस तरह से गिलकार साहब ने भी और बड़े मुअज़्ज़र अंदाज से रिजवान साहब ने भी इस पे गुफ्तगू की है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब ये निज़ाम बेहतर कैसे हो सकता है? रिजवान आप ही इस पे ज़रा बताएं कि जैसे आपने कहा कि उमर साहब ने तो डायरेक्शंस दी है, लेकिन उसका जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सामने है। जी गिलकार साहब आप बताएं, फिर निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है? एक ही हल है कि आफ्टर 6 मंथ्स आप देख लीजिए कि आइंदा 6 मंथ्स को आपको कितने ऑफिसरों को रिटायर होना है, तो आप वो तैयार करके रख लीजिए कि कितने को आपको रिटायर होना है, उनके अगेंस्ट किन को प्रमोशन देनी है। तो वो प्रमोशन कमेटी एक नोट बनाएगा, 6 मंथ्स में वो देख लेगी। तो जब जो ही वो टाइम आ जाएगा तो साल में दो बार आप रिव्यू कीजिए, और रिव्यू करने के बाद आप ये देख लीजिए कि हमें किन किन ऑफिसरों को आगे ले जाना है, और उन ऑफिसरों से थोड़ा सा कंसंट्रेट। जो ऑफिसर 2 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं, जो 3 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनसे एक कंसर्न ले लीजिए, या 6 महीने तक जो रिटायर हो रहे हैं, कि वो उसको लेना चाहते हैं नेक्स्ट पोस्ट को, या वो अपने ही पोस्ट पे रहना चाहते हैं। तो ताकि आगे 6 महीने के बाद फिर आपको फिर एक डिपार्टमेंटल कमेटी बिठानी पड़ेगी ताकि प्रमोशंस का देख लेंगे। तो 2-3 महीने का जो टाइम है
उसमें आप थॉरोली देख लीजिए, और जो आपका 6 महीने से आगे जा रहा है उसको आप कीजिए, कोई परेशान नहीं, क्योंकि 6 महीने एक और डिपार्टमेंटल मीटिंग हो रही है जहाँ पे आपका वो बायोडाटा लिया जाएगा, जिसमें आप रिटायर होते हैं। तो वही एक सोल्यूशन है कि टाइम बॉन्ड, और उसमें नॉर्मल जो आपके फिक्स है उसमें आप देख लीजिए कि क्या वो क्वालिफाई कर रहा है उन नॉर्म्स को, चाहे क्वालिफिकेशन का नॉर्म हो, चाहे सीनियरिटी का मामला हो, चाहे और बहुत सारी चीजें होती हैं कि इसका जो बिहेवियर क्या रहा है, कैसे रहा है, तो वो सब आप देख लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक द डिसीजंस। यू हैव द एनएस पे दैट एटलीस्ट टू मीटिंग शुड बी हेल्ड रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटल प्रमोशन एवरी, तो उसमें आप ये सब कुछ हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट हिसाब के ये जो आप एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां तक एक्सटेंशन का मामला है वो तो गवर्नमेंट को डिसीजन है कि वंस बाद इट शुड बी अ पेड। हाँ, अगर किसी के पास कोई पोटेंशियल है, उसकी खदमात हमें जरूरत है, तो उसका एज ए कंसल्टेंट आप रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वो आपका एक कंसल्टेंट फीस ले लेगा, वो अपना काम खत्म कर लेगा, और काम खत्म करने के बाद वो अपने काम पे चला जाएगा। जी जी, तो दो तीन सजेशंस हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट को सीरियसली थिंक करना पड़ेगा अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना चाहते हैं हर एक मोड पे, हर एक स्टेज पे। रिजवान गिलानी साहब, हम जब किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जिस तरह से गिलकार साहब ने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, निज़ाम को बेहतर कैसे किया जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप बेहतर जानते हैं सिस्टम के अंदर क्या कुछ निज़ाम चल रहा है। उमूमन हम देखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो अपनी जो है सजेशंस या अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो सामने रखते हैं, और तब जाके कोई पॉलिसी बनती है, उसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि निज़ाम ठीक नहीं है, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और गिलकार साहब ने अपनी सजेशन दी, कहा कि किस तरह से हम निज़ाम बेहतर कर सकते हैं। डू यू थिंक कि जो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, अगर शायद उनको लिया जाता ये शिकायत नहीं मिलती कि जो अभी आप या हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो सही नहीं है? जी देखिए, इसमें एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। एक बात है, मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले से आप अब तो वहाँ पे सबसे पहले ये पता चलेगा सीईओ हमेशा कौन किसकी प्रमोशन होने वाली है, कौन सा रिटायर होने वाला होता है, और हर किसी गाड़ी को चीजें होती हैं एडवांस है वहाँ पे कि कब कौन रिटायर होता है, कब किसकी प्रमोशन है, कितनी कोई चांस नहीं बनता है, उनका नहीं होते, उनके अपडेशन नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी वो सब वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। फिर भी आप देखिए रिसेंटली एक ऑर्डर निकला, आई थिंक 28 और 35 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के पास अपने परमानेंट हेड्स नहीं है। मैं छोटी लेवल की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की, वहां पे भी दूसरे स्कूल्स के हेड्स को एडिशनल चार्ज दिया उन स्कूल्स का। ये एक छोटी सी बात है, मतलब जबकि गिलकार साहब काम किया, उन्होंने एज ओएसडी डायरेक्टरेट में काम किया, इनको पता होगा कि आए दिन हर दिन सीईओ को एक सर्कुलर जाता है, आप जी लेक्चरर्स का सीनियरिटी लिस्ट भेजिए, आप जी हेडमास्टर्स का ये लिस्ट भेजिए, आप जी प्रिंसिपल्स का ये लिस्ट भेजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वही एडिशनल चार्ज सिंड्रोम, वही इंटीरियर मैनेजमेंट। तो इसमें डिपार्टमेंट को डिटेल्स होने के बाद, ये अवेलेबल होने के बाद भी जो उनको करना होता है वो वही करते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट, इसमें तो यही है कि जो उनके पास डाटा होता है, जो उनके पास, क्या आप मुझे इसमें क्या एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, आप मुझे बताइए, मतलब यहाँ से किसी को बोलना है कि सिस्टम कैसे बेहतर होगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि चेयरमैन का ये टेन्योर कब खत्म हो रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि फिर एक नई पैनल ड्रॉ करने में, नया कैंडिडेट सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? होता तो था 4 महीने 5 महीने पहले तो हमेशा तो सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। डिपार्टमेंट को तो पता है, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को ये नहीं पता होगा कि हमारे कितने डॉक्टर्स, ये हमारे कितने बीएमओ, कितने सीएमओ रिटायर हो रहे हैं, कितनों की प्रमोशन आने वाले है? तो उनको क्या नहीं पता? ये क्यों इमरान साहब को या रिजवान को या गिलकार साहब को बोलना है कि अब जी हम अपना एक्सपर्ट भेज देंगे, डिपार्टमेंट को ऐसे करना है? जनाब उनको पहले से पता, लेकिन वो करना नहीं चाहते। आप इनसे पूछिए, जब ये डिपार्टमेंट क्या इनकी क्या इनके ऑफिस लेटर्स, ठीक है जी रिजवान साहब, मसला यह है कि निज़ाम में खामियां हैं, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वहां कोताहियां हैं, लूप होल्स हैं,
और उसको दूर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से गिलकार साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी सजेशन सामने रखी, गिलानी साहब ने, आपने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से, लेकिन आप गिला कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की, पॉलिसी मेकर्स की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कि गवर्नमेंट जानती है कि इशू कहाँ पे है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा अकाउंटेबल बनने की खुद ज़रूरत है और ये काम सबका है कि गवर्नमेंट इसके लिए, गवर्नमेंट से इसका एहतसाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान गिलानी साहब और नज़ीर गिलकार साहब, हिलाल गिलकार साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज हमने एक अहम मसले पर गुफ्तगू की है। जम्मू कश्मीर में एक्सटेंशन, एडिशनल चार्जेस और अबूरी जिम्मेदारियों का जो निज़ाम है, ये इसका एक नया ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और हुकूमती महकमों की कारकर्दगी और अवामी मसाइल पर इसके क्या असरात हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस पर खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू की है। रिटायरमेंट के बाद अफसरान को तोसी, इजाफी चार्जेस का बढ़ता रुझान, खाली ओहदे और अबूरी निज़ाम जिसमें अवामी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू करेंगे अगले व्यू पॉइंट में। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।